सो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे मार्किंग्स हैं, ये लाइट है, ये थोड़ा मॉडरेट है, ये आप देखेंगे ये थोड़ा डार्क है, तो ये कुछ कहता है। शुरुआत में इसे देखने पर यह इलाज कम और टॉर्चर ज़्यादा नजर आता है, लेकिन फिर भी इसमें फ़ायदे के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो काम कोई दवा नहीं कर सकती वो इस इलाज के जरिए कर पाना मुमकिन हो जाता है। चेहरे की अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम को ठीक करने से लेकर बालों को दोबारा उगाने तक, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, अर्थराइटिस, एक्जिमा, सोराइसिस, दिमाग से जुड़ी कई तरीके की बीमारियां और यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में भी इन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक तो आयुर्वेद की देन है, इलाज का हजारों साल पुराना तरीका जिसे लीच थेरेपी के नाम से जाना जाता है। Basically, it is the Ayurvedic concept, not in modern science. Ayurveda insists that leeches naturally remove toxic blood from the body. ये इलाज का एक ऐसा तरीका होता है जहाँ जिंदा जोंक को आपके शरीर पर खून चूसने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, खून साफ होता है और इससे बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां भी धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। ये पुराने टाइम से ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का हिस्सा रहा है, जिसे आयुर्वेद की भाषा में रक्त मोक्षणा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है कपिंग थेरेपी, जो पुराने टाइम से ही चाइनीज और यूनानी मेडिसिन का हिस्सा रहा है। Cupping therapy that has great benefits. So cupping work as a magic for your body. क्या इस बंदे को जानते हैं आप? ये वही बंदा है जिसने आज तक के इतिहास में जितने गोल्ड मेडल जीते हैं कोई भी जीत नहीं पाया। 2016 के एक कंपटीशन के दौरान इसके शरीर पर एक गोलाकार निशान देखने को मिलता है। लोगों को ये बिल्कुल नहीं समझ में आता कि ये निशान आखिर है क्या। ये दरअसल में कपिंग थेरेपी की वजह से ही होता है। पर इस थेरेपी में आखिर ऐसा है क्या कि कोई बीमारी ना होते हुए भी लोग इसे कराना पसंद करते हैं। इस इलाज में कप और सक्शन डिवाइस की मदद से पहले तो स्किन पर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, फिर स्किन पर कट लगाकर जरूरत के हिसाब से खून भी निकाला जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि ये शरीर का गंदा खून होता है जिसके निकल जाने से बड़ी बड़ी बीमारियां दूर होती है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि इसे चेहरे पे कराने से पिंपल्स और दाग धब्बे दूर होने के साथ साथ चेहरे की रंगत में भी निखार आता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। दोबारा बाल उगाने की चाहत में इस इलाज को भी सर पे कराया जाता है। इस इलाज में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के कप का इस्तेमाल किया जाता है और हर तरीके को किसी खास फायदे के लिए किया जाता है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इलाज का जो तीसरा तरीका है वो मॉडर्न साइंस की डिस्कवरी है जिसे माइक्रो नीडलिंग के नाम से जाना जाता है। इमेजिन कीजिए करीब 540 सुई से भी ज्यादा बारीक नीडल आपकी स्किन पर लगातार चुभाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इससे स्किन पर मौजूद छोटे छोटे गड्ढे भर जाते हैं। बढ़ती उम्र की वजह से स्किन पर दिखने वाली लकीरें कम हो जाती है और जो आप सोच भी नहीं सकते ऐसा बदलाव आपकी स्किन में देखने को मिलता है। हैरत की बात यह है कि इसे बालों के रीग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो झड़े हुए बालों को भी वापस उगाया जा सकता है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इन तीनों में बेहतर कौन सा है, बल्कि लोगों को तो ये भी नहीं पता कि इसे कराने के लिए जाना कहाँ है, खर्च कितना होता है और इन इलाज की वजह से जो स्किन पर निशान आते हैं वो खत्म होते भी है या नहीं। प्रॉब्लम ये भी है कि इन इलाज में होने वाले खून खराबे को देखकर लोग ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि इसे कराने से फायदा होगा या नुकसान। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिन फायदों के दावे इन तीनों इलाज में किए जाते हैं उसमें आखिर कितनी सच्चाई है और कितनी मनगढ़ंत कहानियां। कपिंग थेरेपी की शुरुआत हजारों साल पहले चाइना और इजिप्ट जैसी कंट्री में होती है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि करीब 3500 साल पहले कपिंग थेरेपी को पहली बार फ्रांस में फाइंड आउट किया गया था। खैर जो भी हो, कपिंग थेरेपी इलाज का सदियों पुराना तरीका है जो कि आमतौर पे दो तरह का होता है। एक है ड्राई कपिंग और दूसरा है वेट कपिंग। ड्राई कपिंग हम उसे कहते हैं जिसमें खून नहीं निकलता और इसे करने के लिए कई तरीके के कप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला कप प्लास्टिक से बना होता है। अब ध्यान से देखेंगे तो पता चलता है इस कप के ऊपर एक छोटी सी टिप होती है जो कि सक्शन डिवाइस से अटैच हो जाता है। कप को स्किन पर प्लेस करके सक्शन डिवाइस को प्रेस करने से कप के अंदर की हवा कंप्रेस हो जाती है, जिससे स्किन कप के अंदर खिंच जाती है और आसपास के हिस्से में ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। प्लास्टिक के कप की एक अच्छी बात यह भी है कि इस डिवाइस की मदद से कप के अंदर के प्रेशर को अपनी जरूरत के हिसाब से कम और ज्यादा किया जा सकता है, जिससे इसे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर लगाना काफी कन्वीनियंट हो जाता है। लेकिन जो लकड़ी या फिर शीशे का कप होता है उसके ऊपर कोई भी टिप नहीं होती, इसलिए इस तरह के कप में सक्शन क्रिएट करने के लिए फायर का इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन का कप फ्लेक्सिबल होने की वजह से इसमें एक लिमिट में ही प्रेशर क्रिएट होता है, इसलिए जो भी जगह पर कम प्रेशर की जरूरत होती है वहाँ सिलिकॉन के कप का भी इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी आप देखेंगे कि कप के अंदर सक्शन क्रिएट करने के बाद उसे इधर उधर खिसकाया जाता है। ऐसा अक्सर ही मसल्स के अंदर बनने वाले
वाले नॉट्स को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। मसल नॉट्स मांसपेशियों में बनने वाले गांठ को कहा जाता है, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और लोगों को हाथ पैर इधर उधर फैलाने में दिक्कत होने लगती है। पर ऐसी प्रॉब्लम में इस टेक्निक की वजह से तुरंत फायदा देखने को मिलता है। कपिंग के इस तरीके को डायनेमिक कपिंग के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये भी ड्राई कपिंग का ही एक हिस्सा होता है। जबकि वेट कपिंग में स्किन पर सक्शन क्रिएट करने के बाद बारीक कट लगाकर थोड़ा खून भी निकाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि शरीर का सारा गंदा खून स्किन के जस्ट नीचे वाले हिस्से में आकर जमा होता है, जिसके निकल जाने से कई तरीके की बीमारियां दूर होने लगती है। पर इसका कुछ खास साइंटिफिक एविडेंस न होने की वजह से कुछ लोग इस बात से एग्री नहीं करते कि हमारे शरीर में गंदा खून भी होता है। पर यहाँ इस बातों में कोई शक नहीं है कि जो भी हिस्सा इन्फेक्टेड होता है वहाँ का जो ब्लड होता है वो ज्यादा इन्फ्लेम्ड होता है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और जब वो खून निकल जाता है तो हमारा शरीर उसकी जगह नया खून बनाता है, जिससे प्रॉब्लम को हील होने में ज्यादा मदद मिलती है। जब किसी भी इंसान के शरीर पर कपिंग थेरेपी किया जाता है तो ध्यान देने से पता चलता है कि कोई कोई निशान बहुत ज्यादा गहरे रंग का होता है, और इस बारे में हिजामा थेरेपिस्ट का मानना यह होता है कि जिस जगह पर भी प्रॉब्लम ज्यादा होती है वहाँ के निशान ज्यादा गहरे आते हैं, और जब ऐसी जगह से खून को निकाला जाता है तो ये खून नॉर्मल खून के मुकाबले बहुत जल्दी जमने लगता है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि इस तरह के खून में इन्फ्लेमेशन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए भी इसे शरीर का गंदा खून माना जाता है। वेट कपिंग को हिजामा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका इस्लाम धर्म से बहुत ही गहरा ताल्लुक माना जाता है। कई हदीस में आता है कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजामा कराया करते थे, इसलिए इसे इलाज का एक सुन्नत तरीका भी माना जाता है। लेकिन अभी के टाइम में हिजामा थेरेपी से होने वाले फायदे को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, जो कि सब कुछ सच बिल्कुल भी नहीं है। चलिए इस थेरेपी की सच्चाई को जानने के लिए एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए इस इलाज में होने वाले फायदे को समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन कीजिए एक सामान से भरा ट्रक आपके घर पे रोज आता है, जिसमें आपके जरूरत की सारी चीजें मौजूद होती हैं, और फिर जब वो ट्रक वापस जाता है तो आपके घर का सारा कचरा अपने साथ लेकर के चला जाता है। अब दूसरों के लिए ये देखने में तो बिल्कुल ऐसा होता है कि एक साधारण सा ट्रक आपके घर पे आता है और वापस चला जाता है, लेकिन आपको पता होता है कि असल में वो ट्रक आपके लिए करता क्या है। आपके शरीर में बहने वाला खून भी बिल्कुल उसी ट्रक की तरह होता है, जो कि देखने में तो बहुत ही साधारण एक लाल रंग के पानी की तरह नजर आता है, लेकिन ये अपने साथ शरीर की जरूरतों की बीमारियों को ठीक करने वाली लाखों करोड़ों चीजें लेकर चलता है। विटामिन्स, मिनरल्स, बैक्टीरिया और वायरस को मारने वाले इम्यून सेल्स, बीमारियों को ठीक करने वाला हीलिंग पावर, और आपके शरीर को ठीक तरह से चलने के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत होती है वो सब कुछ खून अपने साथ लेकर शरीर के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करता है। अब फिर से इस बात को इमेजिन कीजिए कि सामानों से भरा ट्रक जो एक दिन में एक बार आपके घर पे आता था, अगर वो 2 या 3 बार आना शुरू हो जाए तो क्या होगा। जाहिर सी बात है आप तक आपकी जरूरतों का सामान ज्यादा मात्रा में पहुंचेगा, और फिर जो आपके घर का कचरा है वो भी ज्यादा साफ होगा। बिल्कुल इसी तरह जब किसी भी जगह पर कपिंग थेरेपी किया जाता है तो वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है, जिसका मतलब है कि खून के जरिए बीमारियों को ठीक करने वाली सारी चीजें बहुत ज्यादा तेजी से उस जगह पर आने लगती है, और फिर ऐसे में उस जगह पर सफाई का काम भी ज्यादा तेजी से होने लगता है। यही वजह है कि फिटनेस का ख्याल करने वाले लोग, ओलंपिक एथलीट्स, कोई बीमारी ना होने के बावजूद सिर्फ एनर्जी लेवल को इंक्रीज करने, फास्ट मसल रिकवरी और किसी भी इंजरी की वजह से शरीर में होने वाले दर्द को हील करने के लिए कपिंग थेरेपी कराना पसंद करते हैं। बैक पेन और घुटनों के दर्द में भी कपिंग थेरेपी करवाया जा सकता है। एक्जिमा, सोराइसिस और कई तरह की स्किन प्रॉब्लम में भी कपिंग थेरेपी कराने से फायदा देखने को मिलता है। डाइजेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए, कोल्ड, कफ, सांस लेने में दिक्कत और पुराने जख्मों को भरने के लिए भी कपिंग थेरेपी का सहारा लिया जा सकता है। जहाँ तक कि झड़े हुए बालों को दोबारा उगाने, चेहरे पर आने वाले एक्नी, पिंपल्स, दाग धब्बों को दूर करने और फैट लॉस के लिए कपिंग थेरेपी कराने की बात आती है तो इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है, और कुछ बातों को सिर्फ पैसा कमाने की निस्बत से कपिंग थेरेपी से जोड़ा गया है। सबसे पहले तो बालों का दोबारा उगना बाल झड़ने के कारणों पर डिपेंड करता है। आमतौर पे बाल झड़ने के 3 कारण होते हैं: न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, लो ब्लड सर्कुलेशन और जेनेटिक प्रॉब्लम। जेनेटिक प्रॉब्लम का मतलब यह है कि ऐसे हेयर लॉस जो खानदानी हो, बहुत पहले से आपके परिवार में चलता आ रहा हो। इस तरह के हेयर लॉस में कपिंग थेरेपी करवाना पूरी तरह से पैसे की बर्बादी होती है, क्योंकि जेनेटिक हेयर लॉस को दोबारा रीग्रो नहीं किया जा सकता। पर जिन लोगों में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी और लो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से बाल झड़ते हैं तो कपिंग थेरेपी और खान पान में सुधार करके बालों का झड़ना रोका भी जा सकता है और झड़े हुए बालों को दोबारा उगाया भी जा सकता है। हालांकि जेनेटिक प्रॉब्लम में भी अगर एक बहुत ही हेल्दी डाइट फॉलो किया जाए तो बालों के झड़ने की गति को स्लो डाउन किया जा सकता है। कुछ लोग फायर कपिंग का इस्तेमाल करके पेट की चर्बी कम करने की बात करते हैं। तो एक डेमो के साथ फिर से मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह से हमने फायर लगाया तो ऑलरेडी से
सक्शन कर, आपको पता है। और इसके पीछे की वजह ये बताई जाती है कि फायर कपिंग में कप के अंदर हीट पैदा होने की वजह से ये चर्बी को पिघलाने का काम करता है, जो कि एक पूरी तरह से गलत स्टेटमेंट है। और ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर के अंदर मौजूद जो चर्बी होती है वो तवे पर पड़ी हुई चर्बी जैसी नहीं होती, जिसे आप हीट का इस्तेमाल करके पिघला दोगे। चर्बी को पिघलाने के लिए जितने हीट की जरूरत पड़ती है उतना हीट आपका शरीर बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इसलिए फैट को कम करने का सही तरीका जो पूरी दुनिया भर में अपनाया जाता है वो फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। और ये किस तरह से किया जा सकता है इसके बारे में मैं इंशाल्लाह आगे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कपिंग थेरेपी कराना है तो आप जरूर कराइए, इससे आपकी सेहत इंप्रूव हो जाती है। लेकिन आपको कभी भी इस सोच के साथ कपिंग थेरेपी नहीं करानी चाहिए कि इससे आपके शरीर का फैट कम हो जाएगा, नहीं तो पैसा बर्बाद करने के अलावा आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। चेहरे से जुड़ी प्रॉब्लम में कपिंग थेरेपी कराने से कुछ फायदे जरूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ भी इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि कपिंग थेरेपी की एक सच्चाई ये भी है कि ये हर प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। और ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी भी चीजें होती है जिसकी सफाई की जाती है, अगर उसका ठीक से ख्याल ना रखा जाए तो उसे दोबारा गंदा होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। कपिंग थेरेपी भी आपके शरीर को साफ करने का काम करता है, चाहे घुटनों का दर्द हो या चेहरे पर आने वाले एक्नी पिंपल्स या बालों से जुड़ी समस्या, इनका आपके खाने पीने से ज्यादा कनेक्शन होता है। इसलिए कपिंग थेरेपी कराने के बाद इस बात का भी ख्याल रखें कि जो आप खा रहे हैं वो आपके शरीर में जाकर गंदगी फैला रहा है या सफाई। इसी सफाई का काम आयुर्वेद में लीच थेरेपी के जरिए किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि जहाँ एक छोटे से मच्छर के काटने से हम बीमार हो जाते हैं, वहीं एक जोंक के काटने से बीमारियां आखिर ठीक कैसे होती है। दरअसल इस थेरेपी में आमतौर पर पाए जाने वाले साधारण जोंक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ये खास तरह की प्रजाति होती है जिसे हिरुडो मेडिसिनालिस के नाम से जाना जाता है। इस तरह के जोंक के ऊपर लकीर जैसा बना होता है जिसे देखकर इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। फायदों के मामले में ये साधारण जोंक के मुकाबले बहुत अलग होता है। जब इसे स्किन पर अटैच कर दिया जाता है तो वहां से इसका असली जादू शुरू हो जाता है। ये आसपास के गंदे खून को तो खींचता ही है, साथ ही ये एक बहुत ही फायदेमंद काम और भी करता है। इस जोंक के सलाइवा में कई तरीके के एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं और उन्हीं में एक होता है हिरुडिन, जिसे जोंक भाई साहब खून चूसते वक्त मरीज के ब्लड में रिलीज करते रहता है। अब ऐसा करने के पीछे जोंक की भी थोड़ी मजबूरी होती है, क्योंकि वो ऐसा इसलिए करता है ताकि खून पतला हो जाए और उसे पीने में उसे आसानी हो। पर यही मरीज के फायदे का कारण बन जाता है, क्योंकि बहुत सारी गंभीर बीमारियों के होने का खून के गाढ़ा होने से एक बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। एक्जेमा, सोराइसिस और स्किन से जुड़ी कई तरीके की प्रॉब्लम में लीच थेरेपी काफी मददगार होता है। वेरिकोस वेन नाम की बीमारी को ठीक करने के लिए भी इस इलाज का सहारा लिया जाता है। जोड़ों का दर्द और पुराने जख्मों को ठीक करने के लिए भी लीच थेरेपी करवाया जा सकता है। इलाज तो ये भी हजारों साल पुराना है, जिसके बारे में आयुर्वेद की किताब सुश्रुता संहिता में बहुत डिटेल में बताया गया है और तभी से इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता आ रहा है। पर फिर भी ये पंचकर्मा ट्रीटमेंट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है, जिसमें सिर्फ खून की सफाई की जाती है। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो सिर्फ लीच थेरेपी कराने के बजाय पंचकर्मा ट्रीटमेंट के 5 प्रोसेस को फॉलो करके अगर पूरे शरीर की सफाई की जाए और साथ में एक हेल्दी डाइट भी मेंटेन किया जाए तो इससे काफी सारी गंभीर बीमारियों में भी और भी ज्यादा फायदा देखने को मिल सकते हैं। कपिंग थेरेपी और लीच थेरेपी के फायदे काफी हद तक मिलते जुलते होते हैं, लेकिन माइक्रो नीडलिंग इन दोनों में काफी अलग होता है। ये इलाज का नया तरीका है जिसका खास तौर पे स्किन और बालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिंपल्स या चिकन पॉक्स की वजह से होने वाले गड्ढे, अनइवन स्किन टोन, स्ट्रेच मार्क्स, रिंकल्स और हेयर प्रॉब्लम में भी इस इलाज की मदद से काफी हद तक फायदा देखने को मिलता है। Derma rollering is so good for anyone from suffering from hair loss. So it's going to help with fine lines. It's going to help with some of those deeper wrinkles. It can help with stretch marks. It can help with melasma. It can help with other forms of hyperpigmentation. It can help with scars. It can help with acne scars, regular scars. So microneedling actually has tremendous benefits to the skin. हमें ये समझना चाहिए कि इसे करने के लिए 2 तरीके के टूल का इस्तेमाल किया जाता है। एक को हम डर्मा रोलर के नाम से जानते हैं और दूसरा पेन की तरह टूल होता है जिसके अंदर बारीक बारीक नीडल मौजूद होते हैं। इससे पहले कि हम ये समझे कि इन दोनों में बेहतर कौन सा है, एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि जो इलाज देखने में इतना खतरनाक लगता है आखिर वो काम किस तरह करता है। नीडल्स के स्किन में चुभने से स्किन पूरी तरह लाल हो जाती है और कई बार तो खून तक निकलने लगता है। तो भला ये अलग अलग तरीके की स्किन प्रॉब्लम को ठीक करने में कैसे फायदा पहुंचा सकता है। दरअसल जिस तरह से माइक्रो नीडलिंग प्रोसेस काम करता है वो अपने आप में बहुत अजीब भी है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी। जब ये नीडल स्किन में चुभते हैं तो इससे स्किन में बारीक
बारीक होल क्रिएट हो जाता है, जिसे भरने के लिए आपकी स्किन में अंदर से रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाता है। चलिए इसे छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जब आपके शरीर के किसी हिस्से पर चोट लग जाती है, कहीं कट जाता है या फट जाता है, तो इसका सिग्नल फौरन ही आपके दिमाग तक पहुंचता है और फिर देखेंगे आपके थोड़ी ही देर में खून जमना शुरू हो जाता है। 2-3 दिन गुजरने के बाद आप देखेंगे कि उस जख्म में अंदर से मसल्स के नए टिश्यूज बन रहे हैं, जिससे कि जख्म धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जब आपकी स्किन पर कोई भी एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है तो वो भी किसी जख्मों की तरह ही होता है, जिसे भरने का काम आपकी स्किन लगातार करती रहती है। पर कभी कभी एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम तो ठीक हो जाती है, लेकिन उसकी वजह से जो स्किन में खाली जगह बनती है वो पूरी तरह भरने से पहले ही स्किन में रिपेयरिंग का काम रुक जाता है, जिससे कि स्किन में छोटे छोटे गड्ढे के रूप में स्कार्स रह जाते हैं। ऐसे में जब माइक्रो नीडलिंग की मदद से स्किन पर प्रिसाइज तरीके से बारीक बारीक होल क्रिएट किया जाता है तो इसे भरने के लिए स्किन के अंदर रिपेयरिंग का काम फिर से शुरू हो जाता है, जिससे स्कार्स भी धीरे धीरे भरने लगते हैं और स्किन पहले से ज्यादा स्मूथ नजर आने लगती है। इसलिए ये स्ट्रेच मार्क्स को भरने के लिए भी कुछ हद तक इसी तरीके से काम करता है। और क्योंकि स्किन के अंदर कोलेजन अच्छी खासी मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है तो इससे स्किन भी टाइट होने लगती है और चेहरे पर आने वाले रिंकल्स भी कम दिखने लगते हैं। पर हेयर ग्रोथ के लिए ये थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। जिस तरह किसी पौधे के लिए पानी जरूरी होता है, उसी तरह अच्छे हेयर ग्रोथ के लिए ब्लड का सर्कुलेशन बहुत जरूरी होता है। कपिंग और लीच थेरेपी की तरह ही माइक्रो नीडलिंग से भी ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है, जिससे कुछ लोगों में अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कई बार इस थेरेपी को मिनॉक्सिडिल नाम के सॉल्यूशन के साथ भी परफॉर्म किया जाता है। पर यहाँ भी समझने वाली बात यह है कि मिनॉक्सिडिल भी एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो स्कैल्प में ब्लड के सर्कुलेशन को ही तेज करने का काम करता है। इस प्रोसीजर को करने के लिए 2 अलग अलग तरीके के टूल का इस्तेमाल किया जाता है, पर इसमें एक तो बहुत सस्ता होता है लेकिन दूसरे की कीमत बहुत ज्यादा होती है। कंपनी कुछ इस तरीके से एडवर्टाइज करती है कि डर्मा रोलर से स्किन पर बहुत ही रफ तरीके से होल क्रिएट होता है, जबकि जो डर्मा पेन होता है उससे बहुत ही सटीक और बहुत ही प्रिसाइज तरीके से होल क्रिएट होता है, जिसमें हीलिंग प्रोसेस ज्यादा बेहतर तरीके से देखने को मिलता है। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। अगर इस्तेमाल का तरीका पता हो तो ये सस्ता वाला रोलर भी काफी हो जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर नीडल साइज छोटा हो तो रोलर से भी ये बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप बहुत बड़े नीडल साइज का इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी अगर आपको पहले से माइक्रो नीडलिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको 0.5 mm से ही शुरुआत करना चाहिए, और इसके लिए डर्मा रोलर का इस्तेमाल करना भी काफी हो जाता है। बस इसमें आपको अच्छी क्वालिटी वाला खरीदने का ख्याल रखना चाहिए। चलिए अब आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से इन तीनों में से बेहतर कौन सा होता है। अगर आपके चेहरे पर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो इसके लिए कपिंग थेरेपी और लीच थेरेपी दोनों ही इफेक्टिव होता है। पर पिंपल्स खत्म होने के बाद चेहरे पर जो स्कार्स यानी छोटे छोटे गड्ढे रह जाते हैं, इसके लिए माइक्रो नीडलिंग ज्यादा सुटेबल होता है। हेयर के अच्छे ग्रोथ के लिए अगर स्कैल्प में ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव करना है तो इसके लिए ये तीनों ही इलाज इफेक्टिव होता है। पर डर्मा रोलर के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि इसे घर बैठे खुद से भी किया जा सकता है। अगर आप कोई एथलीट्स हैं या जिम करते हैं तो फास्ट मसल रिकवरी और किसी भी तरह के पेन या इंजरी को हील करने के लिए कपिंग थेरेपी ज्यादा सुटेबल हो सकता है। लीच थेरेपी में एक प्लस पॉइंट ये होता है कि इसमें जोंक के सलाइवा में पाए जाने वाले हीरोडिन और दूसरे बायोएक्टिव कंपाउंड के भी फायदा देखने को मिलते हैं। जबकि कपिंग थेरेपी में एक प्लस पॉइंट ये है कि ये कई तरीके का होता है और जो भी आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से सुटेबल है उससे फायदा उठाया जा सकता है। कुछ थेरेपिस्ट के पास आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से कपिंग थेरेपी और लीच थेरेपी दोनों को कंबाइन करके भी परफॉर्म किया जाता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। एक यूनानी ट्रीटमेंट का हिस्सा है और दूसरा आयुर्वेदिक। आपको जिस पे भी ज्यादा ट्रस्ट है उसकी तरफ जा सकते हैं। दूसरा सवाल, कपिंग थेरेपी और लीच थेरेपी कराने के लिए कहाँ जाना चाहिए। इलाज का ये तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए कभी भी इसको खुद से करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और अभी के टाइम में पैसा कमाने की ऐसी होड़ लगी है कि जिन लोगों को थोड़ी भी जानकारी है वो भी क्लिनिक खोलकर बैठे हैं। इसलिए आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो इस फील्ड के माहिर हैं उससे ही आपको इसे करवाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपको कपिंग थेरेपी कराना है तो सिंपली गूगल में सर्च कीजिए कपिंग थेरेपी नियर मी। ऐसा करने से आपके आसपास में जो भी कपिंग थेरेपी का सेंटर होगा उसका एड्रेस और दूसरी डिटेल्स फौरन आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहले उसकी रेटिंग चेक करें और फिर लोगों ने उनकी सर्विस के बारे में क्या लिखा है वो रिव्यूज भी पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। और फिर अगर आप चाहे तो उन्हें कॉल करके या क्लिनिक पे विजिट करके अपनी प्रॉब्लम और ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। लीच थेरेपी करवाने के लिए आप इसी प्रोसेस को फॉलो करके समझ सकते हैं कि आपके आसपास में इसके क्लिनिक कहां पर मौजूद है। माइक्रो नीडलिंग घर पे ही किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको इसके बारे में सही तरीका पता होना बहुत जरूरी होता है। मैंने काफी पहले ही अपने चैनल पे 2 इसके बारे में डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहे तो उसे देख करके समझ सकते हैं। और अगर आपको इसे किसी डॉक्टर से करवाना है तो आप सिंपली गूगल में सर्च करें डर्मेटोलॉजिस्ट नियर मी और
इसके बाद डिटेल्स आपके सामने होगी। तीसरा सवाल, इसे कराने में आखिर खर्च कितना होता है? कपिंग थेरेपी कराने के लिए पर कप करीब 100 रुपए का खर्चा आता है। आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से अगर 2 कप लगते हैं तो 200 और अगर 4 कप लगते हैं तो इसके लिए 400 रुपए पे करना होता है। उसी तरह लीच थेरेपी में भी पर लीच करीब 100 से 150 रुपए का खर्चा आता है और इसमें भी जितने लीचेस आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से इस्तेमाल होते हैं उस हिसाब से आपको पे करना होता है। पर डर्मा रोलर आप ऑनलाइन भी 2 से 400 रुपए में आसानी से खरीद सकते हैं। चौथा सवाल, क्या इन इलाज में दर्द भी होता है? जहाँ पर लीच थेरेपी करना होता है उस जगह को साफ करके पहले तो वहाँ पर एक नीडल चुभाया जाता है ताकि जोंक सही जगह पर प्लेस हो सके। ऐसे में नीडल के चुभते वक्त और जोंक फिर उस जगह को पकड़ते वक्त थोड़ा दर्द का एहसास होता है, पर धीरे धीरे दर्द का एहसास बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। ऐसा होने के पीछे कारण यह है कि जोंक पकड़ने के बाद वो एक तरीके का एनेस्थेटिक लिक्विड छोड़ना शुरू करता है जिससे वो जगह सुन्न पड़ जाती है, इसलिए फिर दर्द का महसूस होना बंद हो जाता है। कपिंग थेरेपी में दर्द का एहसास इसके टाइप पे डिपेंड करता है। आमतौर पे ड्राई कपिंग में कुछ खास दर्द का एहसास नहीं होता, लेकिन जब ज्यादा प्रेशर के साथ डायनेमिक कपिंग किया जाता है तो ये थोड़ा पेनफुल हो सकता है, खासकर अगर किसी की मसल टाइट होती है या मांसपेशियों में कहीं पर गांठ होता है तो उस सिचुएशन में ये थोड़ा पेनफुल हो सकता है। वेट कपिंग यानी हिजामा के प्रोसेस में भी हल्के दर्द का एहसास होता है और इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि ज्यादा दर्द का एहसास तब होता है जब कोई भी चीज स्किन को भेद कर मसल्स की गहराई को टच कर जाती है। पर हिजामा के प्रोसेस में बहुत बारीक कट लगाया जाता है जो कि स्किन की सतह तक ही लिमिटेड होता है। माइक्रो नीडलिंग के प्रोसेस में दर्द का होना और यहाँ तक कि खून निकलना भी नीडल साइज पे डिपेंड करता है। जो डर्मा रोलर होता है उसमें मौजूद नीडल कई तरह के साइज में आते हैं, जितने बड़े नीडल उतना ही ज्यादा पेन और ब्लीडिंग। पर आमतौर पे 0.5 mm का नीडल साइज छोटे नीडल साइज की श्रेणी में आता है, जिससे ना तो खून निकलता है और ना ही बहुत ज्यादा दर्द का एहसास होता है। हालांकि नीडल साइज बड़े होने पर ओवरऑल रिजल्ट भी ज्यादा बेहतर देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आप इसे पहली बार कर रहे हैं तो आपको 0.5 mm के नीडल साइज से ही शुरुआत करनी चाहिए और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है उस हिसाब से बाद में इसका नीडल साइज बढ़ाया भी जा सकता है। पांचवा सवाल, इस इलाज की वजह से स्किन पर आए निशान को खत्म होने में आखिर कितना समय लगता है? कपिंग थेरेपी में जो गोलाकार निशान कप की वजह से आता है वो 3 से 4 दिन में ही ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है और कट्स के निशान भी हफ्ते से 1.5 हफ्ते में काफी हद तक फेड हो जाते हैं। जी तो गाइस, यहाँ पर हमें हिजामा लगाए आज हो गए हैं 3 दिन और मेरे निशान जो है यहाँ से और बैक से तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, सिर्फ माथे का जो है वो थोड़ा सा रह गया। माइक्रो नीडलिंग के प्रोसेस में जो स्किन लाल पड़ जाती है उसे भी खत्म होने में करीब 3 से 4 दिन का वक्त लगता है। लीच थेरेपी में जब जोंक को अलग किया जाता है तो वो ट्रायंगल के आकार का निशान छोड़ देता है। ये निशान उतना ज्यादा प्रिसाइज नहीं होता है, इसलिए इसे खत्म होने में हफ्ते से 2 हफ्ते का समय लग सकता है। डर्मा रोलर का इस्तेमाल करते वक्त कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, अगर उस बारे में आप जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो को लाइक और उन लोगों से शेयर करना भी ना भूलें जिसे इसकी जरूरत है और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।